ब्रिज से आगे मिले 330, लेकिन इससे गुजरने के बाद 400 वोल्ट कैसे हो गए? ये इस सवाल का जवाब आज मैं दूंगा और इस सर्किट को देखेंगे कि ये क्या चीज़ है जो कि वोल्टेज को बढ़ा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये हमारी एलईडी एलसीडी टीवीज़ के अंदर, पैनल्स के अंदर हमारे पास ये पावर सप्लाई है 17PW26। ये एक यूनिवर्सल बोर्ड है जो कि 30 इंच से लेके 42 इंच तक, 42 इंचज़ तक ये इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ टीवीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। सबसे पहले पोर्शन में जो वीडियो मैंने शेयर की थी उसमें मैंने इसको इनपुट फ़िल्टर सर्किट में क्या है, वहाँ पे क्या फंक्शन हो रहा है, वो मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने इसकी स्टैंड बाई सेक्शन को डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारे पास DL321 IC लगी हुई है, ये ट्रांसफार्मर PFC ट्रांसफार्मर है और इसका वोल्टेज नेटवर्क है और इसका फीडबैक सर्किट है। ये सारे का सारा सर्किट 5 वोल्ट रेगुलेटर है और उसके अंदर जो प्रॉब्लम आते हैं वो कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। आज के सर्किट में मैं एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो मैंने लास्ट 2 सेशन में बात की है कि ये ट्रांसफार्मर, ये ब्रिज रेक्टिफायर जब आउटपुट देता है तो इस कैपेसिटर पे हमें 400 वोल्ट मिलते हैं। उसका मुझे सिर्फ एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि जी ये 400 वोल्ट क्यों मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं उस भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिसने मुझसे ये सवाल पूछा है, और ये वैसे भी मेरी क्योंकि रूटीन में था तो आज उसका ये जवाब भी हो रहा है, और साथ में हमारी पावर सप्लाई का थर्ड पोर्शन शुरू हो रहा है जिसमें हम रेजोनेंट PFC सर्किट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये एक उल्टा सा काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसको वोल्टेज दिए 233 वोल्ट है, 233 वोल्ट है, 233 वोल्ट है मेरे पास। तो अगर उसको मैं ब्रिज रेक्टिफायर पे चेक करूँगा तो मुझे 328 वोल्ट मिलने चाहिए। 233 को अगर 1.414 से 414 से ज़रब दूंगा तो 1.414 से ज़रब दूंगा तो ब्रिज रेक्टिफायर पे मुझे 330 वोल्ट के करीब मिलने चाहिए। हबीबुर रहमान वीर की वीडियो आ गई है अभी। 329.4 ये वोल्टेज मिलेंगे। चलें जी, हबीबुर रहमान वीर, इनके चैनल का मैं लिंक दे रहा हूँ, कुदरती डिस्प्ले पे आ गया है, इनकी वीडियो भी आई है, तो काइंडली इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अब अगर ब्रिज पे देखें तो ब्रिज के एक एंड पे मुझे ये नेगेटिव मिलेंगे और यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के आउटपुट में मुझे 335, ये तो मेरी साइंस के मुताबिक ठीक है, यानी 329 वोल्ट। ये तो एक बात समझ आती है। 329 वोल्ट ये ब्रिज ने मुझे दे दिए, तो ब्रिज ने, ये ब्रिज रेक्टिफायर है तो ब्रिज रेक्टिफायर के 335 वोल्ट हैं, एग्जैक्टली ठीक है। लेकिन अगर ब्रिज से गुजरने के बाद अगर कैपेसिटर पे देखेंगे तो यहाँ पे 390 वोल्ट आ गए। ये सवाल मुझे एक दोस्त ने कहा था कि कैपेसिटर पे 390 वोल्ट कैसे आते हैं, और डायग्राम में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जी अगर मैं डायग्राम की लिंक, उसकी वीडियो की लिंक आपको दे सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, कि इस ब्रिज से आगे हमें, ब्रिज रेक्टिफायर से आगे हमें मिलते हैं 330 वोल्ट, लेकिन इस डायोड से गुजरने के बाद ब्रिज से आगे मिले 330, लेकिन इससे गुजरने के बाद 400 वोल्ट कैसे हो गए? ये इस सवाल का जवाब आज मैं दूंगा और इस सर्किट को देखेंगे कि ये क्या चीज़ है जो कि वोल्टेज को बढ़ा रही है। वो कौन सी चीज़ है जो कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे 390 वोल्ट मिल रहे हैं। अभी 390 मिल रहे हैं, जब इसका मुकम्मल ये सेक्शन भी ऑन होगा तो ये सर्किट अपनी करेक्शन करेगा, करेक्शन करके ये 400 वोल्ट इसमें यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो मिलने तो चाहिए 330, क्यों
कि जो हम कह रहे हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट हमेशा हमें ये मिलती है। अगर ब्रिज की आउटपुट हमें ये मिल रही है तो जो इनपुट वोल्टेज एसी के हैं उसको ज़रब देंगे, जो ज़रब देने के बाद जो वोल्टेज मिलेंगे वो आपके ये होने चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि हमें ये वोल्टेज ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं, ये 390 वोल्ट मिल रहे हैं? चले इसको देखते हैं। उसके जवाब के लिए आज की वीडियो हमारी थर्ड सेक्शन जो है हमारा, ये है रेजोनेंट TFC करेक्टर। इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे, इस डायग्राम की लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। आप मेरी गूगल ड्राइव से अपनी ये डायग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए हो क्या रहा है। अभी हो ये रहा है कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट यहाँ पे आपको 330 वोल्ट मिल गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको 330 वोल्ट मिल गई। लेकिन ये हमारा जो डायोड है, इससे आगे हमें यहाँ पे 400 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये इसकी यहाँ पे एक कॉइल है ब्रिज रेक्टिफायर के आगे, मैं दिखाता हूँ वो कॉइल। इसको नीचे ले आएं तो यहाँ पे आ जाएंगे आप। मैं साथ साथ सर्किट भी दिखाता हूँ। अगर आप इस टीवी सप्लाई को ऐसे पकड़ेंगे तो इस पॉइंट पे हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर। इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ देखें तो एक डायोड लगा हुआ है, ये वाला। ये इसके पॉजिटिव से जंपर आ रहा है, ये जंपर लगा हुआ है जिसके ऊपर ब्लैक डॉट है। ये एक, इस पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ फेरेट कोर है। फेरेट कोर से आगे यानी एक जस्ट ओनली कंडक्टर है, ये एक जंपर है, उसके ऊपर फेरेट कोर लगी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बचाने के लिए। इसके आगे अगर देखें तो एक डायोड लगा हुआ है D898। ये वो डायोड है D898। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखिए तो ब्रिज की आउटपुट पे ये जंपर है, जंपर के साथ ही अगर देखेंगे तो डायोड है। ये डायोड जा रहा है कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे। अच्छा, यहाँ पे बड़े मज़े की बात हो रही है कि ब्रिज ने तो दी है हमें 330 वोल्ट, तो डायोड से आगे 400 वोल्ट कैसा हो गया? और इसको अगर आप अभी उसका जवाब तलाश करते हैं, चले मिल के देखते हैं भाई। अगर आप इससे आगे चलें, ब्रिज से इस साइड पे आ जाएं, तो यहाँ पे तो कैपेसिटर हैं जो कि नॉइज़ को रिमूव करते हैं। और साथ देखें तो एक ये कंपोनेंट लगा हुआ है L833। ये एक इंडक्टर है, ये वाला। अच्छा, अभी इसको तफसील में जाने से पहले मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे पास है एक, ये 898 डायोड लगाया। इसको लगाने के बाद हमने ये कैपेसिटर पे वोल्टेज दे दिए और यहाँ पे मैंने एक कॉइल लगा के, तो ये एक सर्किट में पहले तो ये कॉइल को डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर इसका देखते हैं कि ये डायोड का इस सिस्टम का फंक्शन क्या है। पहले तो हम इसको रिमूव करते हैं, फिर चेक करेंगे वोल्टेज कि वाकई ये सर्किट कर रहा है काम। अच्छा, जब भी आप काम करते हैं ना, कोशिश करिए कि सर्किट को समझ के इस सर्किट में है क्या, सर्किट को समझिए। समझने के बाद फिर वो आप काम करें। मज़ा आता है काम करने का तभी। ये मैंने इंडक्टर रिमूव कर दिया। इंडक्टर रिमूव करने के बाद अभी हम चेक करेंगे वोल्टेज कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे वोल्टेज देखते हैं कि अभी इसका क्या रिस्पांस आएगा। ये मैंने कैपेसिटर के इस एंड पे लगाया मल्टीमीटर, सॉरी, ये यहाँ पे कैपेसिटर पे लगाया और ये अभी मुझे मिल गए वही वोल्टेज जो मुझे चाहिए थे। ये है वो वोल्टेज जो मेरा कैलकुलेटर कह रहा है।
कैलकुलेटर कहता है कि 329 वोल्ट होने चाहिए, 329 वोल्ट होने चाहिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला है कि जितने इनपुट वोल्टेज एसी हैं, ये आपके एसी वोल्टेज हो गए, इसको मल्टीप्लाई इससे करें, जो ये वोल्टेज होंगे तो ये कैपेसिटर पे आपको मिलने चाहिए। अगर तो ये वोल्टेज मिलते हैं तो फिर ठीक है, वरना आपके पास कोई प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को, ये तो पहला तो हमारे पास आ गया कि मैंने ये कॉइल रिमूव की तो जो वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे थे वो तो मामला ख़त्म हो गया, मुझे जो वोल्टेज मिलने चाहिए तो वो मिल गए। अभी देखते हैं इस सर्किट का मकसद क्या है। इस सर्किट का बेसिक फिनोमेना ये है भाई, इसका अभी सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ कि जी ये कैसे करता है काम, फिर उसके बाद इसको तफसील में देखते हैं कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये है हमारे पास एक कॉइल, इसको यहाँ पे आप नेगेटिव वोल्टेज ग्राउंड नेगेटिव एंड करें अप्लाई, यहाँ पे करें पॉजिटिव, तो करंट फ्लो होगी हमारी ग्राउंड से पॉजिटिव की तरफ। तो करंट का उसूल ये है कि जिस एंड से करंट स्टार्ट होती है, आप ये कहते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका इंटरिंग एंड नेगेटिव होगा, लीविंग एज जो है वो पॉजिटिव होगा। करंट जहाँ से दाखिल होती है वो एंड नेगेटिव होता है, जहाँ से खारिज होती है वो एंड पॉजिटिव होता है। करंट दो तरह की होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट। मैं रवायती करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बात करता हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो करंट है वो नेगेटिव, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, तो मैं इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बात कर रहा हूँ। तो हमारा ये एंड नेगेटिव हुआ, ये एंड पॉजिटिव हो गया। जब करंट फ्लो की तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बना, मैंने ये पावर रिमूव कर दी, तो जब रिमूव की, उसके रिमूव होने से जो मैग्नेटिक फील्ड बना था वो कोलैप्स होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा उस वक्त इसके अंदर, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर को काटता है, किसी कंडक्टर को काटता है, तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, तो उस वक्त उसके वोल्टेज, जो अप्लाइड वोल्टेज जो हमने पहले किए थे, उसके एंटी होंगे, इसके उल्ट वोल्टेज जनरेट करेंगे उसकी, क्योंकि फैलते वक्त तो इसकी पोलैरिटी ये थी। अब जब कोलैप्स करेगा तो इसकी पोलैरिटी ये हो जाएगी, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, ये नेगेटिव एंड हो जाएगा। ये एंड नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अभी इसी चीज़ को लेके आ जाएं आप एक और तरीके से। ये मैंने एक पॉजिटिव बैटरी लगा दी, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव सोर्स लगा दिया, इस सोर्स के साथ मैंने एक कॉइल लगा दी, कॉइल के साथ मैंने एक ड्राइवर लगा दिया, इसको कर दिया ग्राउंड। यहाँ पे मैंने एक पल्स फेंकी, जब पल्स फेंकी, पल्स इसमें एंटर की, इसने कंडक्ट किया, इसमें से करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ से ये फ्लो हुआ, इसका उस वक्त ये एंड नेगेटिव था, ये एंड पॉजिटिव हो गया। अभी जब यहाँ से इसका ऑफ पीरियड आएगा, जब ऑफ होगा इसका मतलब है ये स्विच, जैसे मैंने कहा था कि मैं रिमूव करूँगा पावर, तो यहाँ से ये स्विच ऑफ हो गया, तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव एंड तो मौजूद है, लेकिन अभी इसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने ग्राउंड एंड काट दिया, क्योंकि यहाँ से पल्स ऑफ हो गई। जब ये एंड रिमूव हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स करेगा। जब कोलैप्स करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बना था उसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो गए, तो उस वक्त ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। पहले हमारे पास एक बैटरी ऐसी थी जिसका एक एंड नेगेटिव था और ये एंड पॉजिटिव था, ये वाला,
और अभी हमारे पास ये दूसरी बैटरी आ गई जिसका ये एंड नेगेटिव है और ये एंड पॉजिटिव है। हमारे पास दो बैटरीज आ गई सीरीज में। अभी इसको पहली बैटरी को मैंने नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से मैंने आउटपुट ले ली और एक बैटरी मैंने फिर सीरीज में लगा के यहाँ से फिर मैंने आउटपुट ले ली। अभी क्या होगा, इस तरह से हमारा ये सर्किट फंक्शन करेगा। एक बैटरी ये बन गई, एक बैटरी ये बन गई। अभी ये दोनों एक पॉइंट पे आके इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। अभी ये डायोड क्यों लगाए? डायोड नहीं लगाएंगे तो यहाँ से अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो ये हमारी बैटरी शार्ट हो जाएगी। इसके शॉर्टेज को बचाने के लिए ये दो डायोड लग गए। जब ये दो डायोड लग गए, इन दोनों डायोड्स के लगने से ये वोल्टेज भी आएंगे, जो वोल्टेज ज़्यादा आएंगे वो हो जाएंगे। अभी ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे, 400 वोल्ट आपको मिलेंगे इस जगह पे। देखते हैं सर्किट को। भी इस सर्किट का वही फिनोमेना है। यहाँ पे ब्रिज आ गया, 330 वोल्ट आ गए और इसको जब बैटरी पोलैरिटी चेंज होगी तो दो डायोड लगा के उसने ये बना दिया रेजोनेट सर्किट। इसको अभी इस इंडक्टर को मैं कनेक्ट करता हूँ। ये तो बात आप इस चीज़ से तो मुत्तफ़िक हो गए। अगर आपका कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप पूछिए, मुझे खुशी होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। अगर किसी जगह पे आपको बात की समझ नहीं आती तो अपनी राय से, अपनी जो भी आपका ओपिनियन है, मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, इससे लाजमी मुझे आगाह कीजिए। अभी हम देखते हैं सर्किट को कि ये सर्किट प्रैक्टिकली कैसा है, क्या काम कर रहा है। अभी मैंने ये इंडक्टर लगा दिया। लगाने के बाद अभी हम देखते हैं सर्किट को प्रैक्टिकली। अभी यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट पे एक डायोड लगा हुआ है D898। ये है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे, और इसकी आउटपुट पे ये D898 लगा हुआ है। यहाँ पे जाके ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है इस जगह पे। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप इधर देखिए तो यहाँ पे एक हमारा ये एंड है और ये है एक कनेक्टेड है एक कॉइल के साथ। अगर इस कॉइल को देखेंगे तो ब्रिज की एक आउटपुट ये जा रही है इस साइड पे, एक इधर चलेगी एक इधर चलेगी। यहाँ कॉइलें दो शो की हैं लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक कॉइल है। क्यों कि ये बोर्ड अभी 32 इंच में इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसको 42 इंच में इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पे बड़ी कॉइल आ जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी, डबल पॉइंट वाली कॉइल आ जाएगी। अच्छा, ये वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से निकले, यहाँ से होते हुए ये चले गए। यहाँ पे क्या है हमारा, ये है ट्रांसफार्मर। इसके एक एंड से दाखिल होंगे, दूसरा एंड अगर आप देखेंगे तो ये जाके लग रहा है इस जगह पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगी हुई है एक मॉसफेट, ये लगी हुई है मॉसफेट इसके इस जगह पे। तो डायग्राम में देखते हैं डायग्राम में कैसे लगी हुई है। डायग्राम में देखेंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज आए इस कॉइल से होते हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसने VSW। तो VSW को देखेंगे तो ये आ गया VSW हमारा, ये उसी जगह पे, सिर्फ उसने ये इस सर्किट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हमारा ये पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक इसकी मॉसफेट लगी हुई है, ये वाली 760, ये 60 एम्पेयर की मॉसफेट लगी हुई है। इसके साथ देखेंगे तो ये डायोड लगा हुआ, रजिस्टर लगा हुआ है। ये रजिस्टर नेटवर्क फीडबैक के लिए है। CS1 इसकी ये पिन है। करंट सेंस, ओवर करंट होने की सूरत में अगर कोई भी मसला बनता है तो ये इसको डिसेबल कर देगी। ये ZCD सिग्नल है, ये यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में आपके जो कैपेसिटर के वोल्टेज हैं, जो मौजूदा वोल्टेज हैं, वो यहाँ पे मॉनिटर करेगा अपनी पिन नंबर 1 पे, इन्वर्टिंग इनपुट पे। अच्छा, इस सर्किट पे लगाने का मकसद क्या है?
ये है कि आपके सर्किट के अंदर जितना लोड होगा उस लोड को ये कंपनसेट करेगा। जो पीएफसी है, इस चूँकि ये इसमें एक पावर सप्लाई नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा पावर सप्लाईज़ हैं, तो यहाँ पे इसने एक अपना जनरेटर लगा दिया। ये एक, आप कहते हैं कि इसको फ्री एनर्जी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि फ्री एनर्जी की सूरत में ये एनर्जी सेवर है। एक उस एनर्जी सेवर के तौर पे ये काम करेगा, क्योंकि उसमें से बहुत थोड़ी सी करंट को यूज़ करेगा और उसी से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस पल्स से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको इन वोल्टेज में ऐड करवा देगा। ये सर्किट हमारा, ये कॉइल यहाँ से, ये एक ही कॉइल है एक एंड से, दूसरी है इसकी सेंस कॉइल, फीडबैक कॉइल है, उसको हम बाद में देखते हैं। ये कॉइल देखें तो यहाँ से होते हुए इस एफईटी पे आ गई, एफईटी को ड्राइव दिया इसकी पिन नंबर 7 ने। डायग्राम में ये पिन नंबर 7 है, 7 पे रजिस्टर लगी हुई है, 823 नंबर रजिस्टर है और ये एफईटी को ड्राइव देगी। ये वोल्टेज ग्राउंड यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, जैसा मैंने अपनी डायग्राम में कहा था, इसमें मैंने खुद सादा सी डायग्राम बनाई थी। यहाँ से वोल्टेज चलेगा, ग्राउंड चलेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो सेम उसी तरह ही यहाँ पे देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ से यहाँ चलेगा और यहाँ पे ये करंट फ्लो करवाएगा इस कॉइल में। तो इस तरह से जो वोल्टेज कोलैप्स करेंगे इसके ऑफ पीरियड में, जो ऑफ पीरियड में कोलैप्स करेंगे वो इससे रेक्टिफाई होने के बाद कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। तो नतीजतन हमें यहाँ पे 400 वोल्ट मिलेंगे। अगर यहाँ पे आपको 400 वोल्ट नहीं मिलते, आपको 330 वोल्ट मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी ये पावर सप्लाई काम नहीं करेगी। आपको कैपेसिटर पे 400 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर नहीं मिलते तो आप इस सर्किट पे जाएंगे, आपका ये सर्किट उस वक्त फंक्शनल नहीं है। इसके फंक्शनल होने के लिए इसके मुख्तलिफ आगे कंट्रोल सेक्शन है, उनको भी हम चेक करेंगे बाद में, क्योंकि अभी मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। अगर मैं एक ही दिन में ये पावर सप्लाई करने को तो कोई नहीं, मुझे तो 4-5 घंटे 6 घंटे लगेंगे, लेकिन उसका एक तो इतनी लंबी वीडियो बनाते वक्त भी थोड़ा सा नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये है कि देखने वाला एक दफ़ा तो देख लेगा, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो समझेगा, उसको वैसे ही 10 मिनट बाद ये सर्किट, अगर 10 मिनट बंदा लगातार सुन लेना, ये वीडियो देख ले। मुझे पता है कि मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, लेकिन क्या करूं। एक तो तरीकाकार ये है कि अच्छा जी ये 300 वोल्ट आ गए, 400 वोल्ट आ गए, आने चाहिए, नहीं आते। ओ भाई क्यों नहीं आ रहे, या इसकी कहाँ से आ रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। अगर इस तरह से हमें सर्किट के फंक्शन का पता चले कि सर्किट में हो क्या रहा है, तो आप किसी भी सर्किट को कान से पकड़ोगे, सीधा उठा के सामने लाओ और कहो जी ये फॉल्ट है, ऐसे पॉइंट करें कि जी यहाँ पे फॉल्ट है। अच्छा, अभी आपको ये सर्किट आता है आपके सामने, ऑन नहीं हो रहा, और भाई क्यों नहीं ऑन हो रहा, इसके ऑन होने की वजह तो होगी कोई। आपके, मैंने जैसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप ये सेक्शन चेक करेंगे, चेक करने के बाद यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ पे 400 वोल्ट होने चाहिए। तो उस 400 वोल्ट को मैंने आज डिस्कस किया है इस रेजोनेंट सर्किट में, लेकिन उससे पहले मैंने ये सेक्शन डिस्कस किया था कि इसकी इन्वर्टर सेक्शन कैसे काम करता है। मैं इन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि इसका थ्योरी और प्रैक्टिकल के डायग्राम में कैसे है, फिज़िकल कैसे है। तो इसकी हम प्रॉपर ट्रबल शूटिंग करेंगे। इससे नेक्स्ट सर्किट में हम देखेंगे जो हमारी 12 वोल्ट की, 5 वोल्ट की और 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है, और 3.3 वोल्ट की है, और 33 वोल्ट की है, 33 वोल्ट की, ये पावर सप्लाई यहाँ पे जनरेट हो रही हैं। तो इन सब को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद जो लास्ट सेशन है उसमें हम लॉजिक सर्किट को और स्विचिंग सर्किट को, जो इसका हमारा पावर स्विचिंग सर्किट है और लॉजिक कंट्रोल सेक्शन है, हम उसको देखेंगे। कंट्रोल सेक्शन में ये पीछे एसएमडी आईसीज़ हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, एसएमडी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे एक लॉजिक हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं, ऐसे इन्होंने एक दूसरे में अपने ग्रुप बनाए हुए हैं। अगर ये काम नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा तो ये होगा, ये हो रहा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा,
ये सारा हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ये डिस्कस किया कि अगर 3.3 वोल्ट अगर नहीं है, इसका कनेक्शन भी इसके साथ है, लेकिन मैं अभी वो उसको डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं अभी इसको उठा के इसमें मिक्स कर दूंगा, यहाँ पे जो VCC वोल्टेज आते हैं, जो इस चिप के वोल्टेज है जो इसको एक्टिव करने के लिए हैं, वो भी हमारी इस ट्रांसफार्मर से आ रहे हैं। लेकिन अभी मैं उसको आपको उसमें नहीं लेके जा रहा हूँ कि वो वोल्टेज यहाँ पे कैसे पहुँचते हैं। जब आप सर्किट का फंक्शन समझ लेंगे फिर आपको बता दूंगा कि जी यहाँ पे ये वोल्टेज, अभी मैं अगर कहूँगा जी यहाँ पे स्टैंड बाई वोल्टेज, अगर स्टैंड बाई का सिग्नल होगा तो तब वो सर्किट ऑन होगा, उसके ऑन से ये होगा, ये होगा, ये होगा, फिर जाके वोल्टेज मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आपको सिर्फ पोर्शन में बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो आईसी है, अभी हम आईसी को देख लेते हैं। आईसी यहाँ पे लगी है 7529। ये एक इन्वर्टर सर्किट है, SMPS आईसी है, मॉसफेट स्विच है। ये एक आम SMPS आईसी की तरह ही काम करती है। इसका फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली एक सादा SMPS आईसी की तरह है, जस्ट ओनली ये ड्राइवर है, SMPS ड्राइवर है। और कर क्या रही है, इस पिन पे वोल्टेज चेक करेगी, यहाँ पे 400 वोल्ट इन्वर्टिंग इनपुट, जैसे एक आम आईसी SMPS कंट्रोलर की इनपुट पे वोल्टेज आते हैं, उसको एक रेफरेंस दिया जाता है, फीडबैक है। ये है इसकी, समझ लो, फीडबैक है। और ये इस सर्किट के फंक्शनल होने की निशानी है। इसने मांगा कि जी 400 वोल्ट होने चाहिए, 400 वोल्ट यहाँ पे होने चाहिए। अगर 400 नहीं है तो ये उसको स्विच करवाएगी। जब ये वोल्टेज बढ़ेंगे या कम होंगे तो यहाँ से ये अपनी स्विचिंग की पल्स विड्थ को कम या ज़्यादा करेगी। तो जैसे जैसे ये अगर पल्स विड्थ बढ़ेगी तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, और इसके बढ़ने से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने से इसकी जो काउंटर वोल्टेज जनरेट होंगे वो ज़्यादा होंगे, और आपके जो यहाँ पे वोल्टेज हैं वो कंपनसेट होते रहेंगे इस मेन कैपेसिटर पे। ये है हमारा मेन कैपेसिटर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा कॉइल वाला एंड। कॉइल वाले एंड के साथ दो डायोड लगे हुए हैं, D882। अगर यहाँ पे देख लेंगे तो ये है हमारी ब्रिज लोड कॉइल, रेजोनेंट PFC की कॉइल, और यहाँ से होते हुए ये हमारी ड्राइव सर्किट है, ड्राइव FET है, और उसके साथ से ही दो डायोड है, D863 और D819। यहाँ से होते हुए ये दो पॉइंट इकट्ठे हो गए। इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका जंपर है, ये जंपर सीधा इस कैपेसिटर पे चला गया, मेन कैपेसिटर पे। अभी यहाँ पे देख लें, ये वोल्टेज इस डायोड से होते हुए, इन जंपर से होते हुए इस कैपेसिटर पे चले गए। दोबारा देख लीजिए, पॉजिटिव वोल्टेज कॉइल से गुजरे। ये हमारा इंडक्टर PFC है, रेजोनेंट PFC का, रेजोनेंट सर्किट का PFC है, ट्रांसफार्मर है, पावर फैक्टर प्रोटेक्शन के लिए ये वोल्टेज बनते हैं। ये हमारी पैरेलल में स्विचिंग हो रही है इस आईसी की वजह से। जब ये आईसी काम छोड़ेगी, ऑफ करेगी अपनी ऑफ पीक में, क्योंकि ये आईसी इसने पल्स देनी है, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे ये वोल्टेज बनेंगे। बनने के बाद डायोड से रेक्टिफाई होंगे और कैपेसिटर पे चले जाएंगे। जो सेकेंडरी साइड है वो उसकी एक लंबी कहानी है, इसको हम कंट्रोल सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि इसके ये वोल्टेज जब बनेंगे, इसके इस एंड पे तो एक सिग्नल जनरेट होगा जिसको कहते हैं हम ZCD। एक तो ZCD हमारी इस फीडबैक पे आ जाएगा कि जी स्विचिंग हो रही है। ये है हमारा फीडबैक सर्किट। जैसे एक आम SMPS के अंदर ऑप्टो कपलर लगाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्टो कपलर है, ये हमारा ऑप्टो कपलर के तौर पे काम कर रहा है कि जब ये पल्स गुजरेगी, इसकी वजह से वोल्टेज इंड्यूस हो गए, उसको मेजर करेगा इसके साथ। जब मेजर करेगा कि जी स्विचिंग हो रही है, तो इसका मतलब है ये अपना फंक्शन चेक करता रहेगा। और साथ में यही वोल्टेज अगर देखें तो यहाँ से बनने के बाद स्विच ऑफ
अगर ये वोल्टेज नहीं बनेंगे तो ये पावर सप्लाई को ऑफ़ करवा देगा, स्विच ऑफ का सिग्नल जनरेट करवाएगा और यहाँ से R1 का सिग्नल जनरेट करवा के आगे नेक्स्ट सर्किट को एक्टिवेट करवाएगा। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सर्किट हमारे कंट्रोल सेक्शन में कि अगर ये वोल्टेज नहीं बने तो फिर हम लॉजिक में जाके देखेंगे जी अगर ये वोल्टेज नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर ये वोल्टेज मिस करेंगे, यहाँ पे नहीं वोल्टेज होंगे तो हमारी पावर सप्लाई ऑन नहीं होगी, ये सिग्नल मिस करेगा। हमारी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन को, क्योंकि इसके अंदर 1 SMPS, 2 SMPS, 3 SMPS, 3 मुख्तलिफ़ किस्म की पावर सप्लाईज़ हैं और इसके अलावा एक चौथी SMPS इसके अंदर और भी है, ये वाली, वो एक अलहदा से SMPS रेगुलेटर है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारे मुख्तलिफ सेशन हैं। उसके बाद हम कंट्रोल एंड लॉजिक सेक्शन पर जाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।